नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। आज नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह ली है उनकी करीबी मानी जाने वाली गुजरात की मंत्री आनंदीबेन पटेल ने। वो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। मोदी खुद 26 मई यानी सोमवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए 7 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स को न्योता भेजा गया है। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं। वैसे आमंत्रित किया तो जाता है, लेकिन इस तरह से 7 नेताओं को आमंत्रित करने का मतलब अलग है। खासकर नवाज शरीफ को आमंत्रित करके शांति प्रक्रिया की गेंद एक बार फिर पाकिस्तान के पाले में डाल दी गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के मुताबिक इस मौके का इस्तेमाल दुनिया को ये बताने के लिए किया जा रहा है कि भारत सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है। कैसे देखें इसे नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों के संदर्भ में, लेकिन क्या इस नए कदम को एक संकेत भी माने विदेश नीति के लिए? ये तब है जब अभी मोदी के कैबिनेट की रूपरेखा साफ नहीं है। हालांकि कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। कयास सरकार का दूसरा हिस्सा भी लगा रहा है, वो जो अफसर चलाते हैं, अधिकारी चलाते हैं। अब नई सरकार के साथ, नए नेता के साथ कामकाज का तरीका क्या होगा, इस पर उनकी नजर है। तरीका काफी हद तक बदलने वाला है, ऐसा कई कारणों से कहा जा रहा है। एक है गुजरात में नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका, वो स्टाइल। दूसरा वो निर्देश जो कैबिनेट सेक्रेटरी अजित सेठ और होम सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी के मोदी से मिलने के बाद अफसरों तक पहुंच रहे हैं। ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली है, इसका ये भी मतलब है कि लोगों की उम्मीद बढ़ी है और काम भी उसी हिसाब से करना होगा। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कई मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को मर्ज करने की भी बात हो रही है ताकि काम बेहतर तरीके से चले। अफसरों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए कहा गया है। किसी प्रोजेक्ट में देरी हुई तो उसका कारण क्या कुछ किया जा सकता है, ये सारे आइडियाज, ये सब चीजें कही गई हैं। तो प्राइम टाइम में चर्चा इन संकेतों को समझने की हम करेंगे। हम आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ संजय पासवान हैं, बीजेपी के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं। योगेंद्र नारायण हैं, पूर्व रक्षा सचिव हैं। विवेक काटजू हैं, पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय के। विनोद शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। शिशिर सिन्हा हैं, डिप्टी एडिटर हैं द हिंदू के। उनसे भी कई चीजें हम जानेंगे, लेकिन इस चर्चा पर जाने के पहले आपको एक और तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि आज दिल्ली में क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के खिलाफ आज शाम तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दे दिया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की और इस दौरान आप कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी हुई। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता नितिन गडकरी से जुड़े मानहानि के एक मामले में अरविंद केजरीवाल ने आज जमानत लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 23 मई तक जेल भेज दिया है। केजरीवाल का कहना है कि जब उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं तो वो जमानत क्यों ले। दरअसल केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की एक सूची जारी की थी, जिसमें उन्होंने गडकरी को भी शामिल किया था। नितिन गडकरी ने पहले तो केजरीवाल को माफी मांगने को कहा, लेकिन जब केजरीवाल ने माफी नहीं मांगी तो मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। आज इस मामले में तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दे दिया। उन्हें वहां से उठाने की कोशिश में पुलिस के साथ काफी देर तक ये झड़प चलती रही। वैसे आपको ये एक बात बार बार साफ करने की जरूरत है, क्योंकि ये आदेश जो है वो सरकार ने नहीं, कोर्ट ने दिया है। ये आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको जो जेल जाना पड़ा है, उन्होंने बेल जमानत की बॉन्ड नहीं भरी है, जो कि एक लीगल टेक्निकलिटी है, ये करना होता है और जमानत मिल जाती है, बेलेबल ऑफेंस होता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया है और अदालत के आदेश से वो जेल गए हैं। अब रुक करते हैं अपनी चर्चा का और सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट, जहां पर जाते जाते यूपीए सरकार कुछ और विवाद खड़े करती जा रही है। बीते एक हफ्ते में वित्त मंत्रालय के 150 से ज्यादा अफसरों का तबादला कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे अनैतिक बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की है। 20 मई को जिस दिन नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे, उसी दिन वित्त मंत्रालय के गलियारों में बड़ी हलचल जारी थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की ओर से जारी इस ऑफिस ऑर्डर में 100 से ज्यादा अफसरों के तबादले का आदेश था। उस दिन यानी 20 मई को असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के 104 अफसरों का तबादला किया गया,
इसके पहले 16 मई को 47 कमिश्नर और डायरेक्टर रैंक के इनकम टैक्स अधिकारियों की तरक्की का आदेश जारी किया गया। जनादेश खो देने के बावजूद सरकार ने 5 दिन में 150 अफसरों का जिस तरह से तबादला किया है उसे बीजेपी अनैतिक बता रही है। बीजेपी सांसद और पूर्व इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी उदित राज ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि ये फैसला वापस लिया जाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नई सरकार का गठन होगा, आपकी सरकार का गठन, जो नए वित्त मंत्री होंगे, उनको इस पूरे मामले पर नए सिरे से देखना होगा। रिवर्स होने चाहिए, ये डिफिनेटली रिवर्स होना चाहिए, ये ऑर्डर ही रिवर्स होना चाहिए। नए वित्त मंत्री को ऑर्डर रिवर्स कर देना, एग्जैक्टली कर देना चाहिए। एंड ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व एंड ऑफ कोर्स अगर ऑफिसर इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ में प्रोसीडिंग इनिशिएट होना चाहिए। कैसे उन्होंने किया, इसके मतलब प्रेशराइज हुए थे वो। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे रूटीन ट्रांसफर बता रही है। इस वक्त हर वर्ष कई इस प्रकार के ट्रांसफर स्थानांतरण की प्रक्रियाएं होती हैं और ये नॉर्मल है, रूटीन है और इसमें कोई राजनीतिक संदेह डालना सही नहीं होगा। और अगर होता कुछ ऐसी बात तो आप जानते अच्छी तरह से कि एक तरफ चुनाव आयोग भी है, एक तरफ और पार्टियां भी हैं। अफसरों के तबादले के अलावा सेना प्रमुख की नियुक्ति और ट्विटर हैंडल को लेकर पहले ही विवाद हो चुके हैं। जानकार मानते हैं कि मनमोहन सरकार अपने बिल्कुल आखिरी दिनों में ऐसे विवादों से बचती तो ज्यादा अच्छा होता। दिल्ली से कैमरामैन मंजुनाथ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अक्सर ऐसा होता है कि जब नई सरकार आती है तो पुराने अफसरों का तबादला करती है, यहाँ जाने से पहले थोक भाव में तबादले नजर आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आरोप है बीजेपी का कि सरकार ने फेवर करने की कोशिश की है उन अधिकारियों को, विशेष तौर पर जिन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में काम किया है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि राजनीतिक वजहों से ये ट्रांसफर्स किए गए हैं, क्योंकि जब ऐसे समय पर जब यूपीए सरकार का आखिरी दिन चल रहा हो और राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया हो, उसी दिन अगर 104 असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के अधिकारियों का तबादला किया जाता है तो निश्चित तौर पर इससे कई सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर ये औपचारिकता थी, अगर इसी वक्त पर हर साल प्रमोशंस होते हैं, अधिकारियों के ट्रांसफर्स होते हैं, तो क्या ये औपचारिकता नई सरकार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता था? क्या नई सरकार के पास ये अधिकार नहीं देना चाहिए था यूपीए सरकार को? ऐसे कई सवाल, ऐसे कई आरोप यूपीए सरकार पर लग रहे हैं कि फेवर करने की कोशिश की गई, विशेषकर उन अधिकारियों को जिन्होंने यूपीए 2 में काम किया और जिनको उस दौरान जो सरकार की नीतियाँ थी उसको उन्होंने सही तरीके से लागू की। कादम्बरी। हिमांशु, आप लगातार सरकार कवर कर रहे हैं, क्या अभी फिलहाल वहां पर एक सेंस ऑफ नर्वसनेस है? निश्चित तौर पर देखिए, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उसके बाद से जो खबर आ रही है उसमें 2-3 बातें बहुत साफ हैं। पहला कि जो वायदे किए हैं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी ने आउटलाइन किया है अपना विजन, जिस तरह से वो भारत को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं। गरीबी उनका फोकस होगा, महिलाओं पर वो ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, युवाओं पर ध्यान देना चाहते हैं और बहुत सारी नीतियां हैं जो एनडीए अपने कार्यकाल में लागू करेंगी। इसका एक ढांचा, एक प्रारूप मैनिफेस्टो में साफ तौर पर दिखाई देता है और अब जो कवायद है वो उन नीतियों को अच्छी तरीके से लागू करने के ऊपर फोकस दिखाई दे रहा है सरकार का। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सरकार का जो पूरा कामकाज करने का ढर्रा है, जो मंत्रालय हैं अलग अलग, क्या इस बात पर भी विचार हो रहा है गंभीरता से सरकार में कि अलग अलग मंत्रालयों को अगर मर्ज कर दिया जाए जिनका मैंडेट एक समान है, जैसे मान लीजिए कोयला मंत्रालय और पावर मिनिस्ट्री को अगर एक साथ किया जाता है तो बेहतर समन्वय होगा। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पावर कंपनियों को नए पावर प्लांट लगाने के लिए अनुमति दी गई, लेकिन जो कोयला की उनको ज़रूरत है वो सप्लाई करने में बहुत दिक्कतें आई। तो बेहतर समन्वय हो, विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में, तो क्या उनको मर्ज किया जाए? इस तरह के बड़े बदलाव के बारे में सोचा जा रहा है। और जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें निश्चित तौर पर नर्वसनेस है। किसी को पता नहीं कि जो नई सरकार आएगी उसमें उनको क्या नई जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सब कुछ नए सिरे से करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत की है उन्होंने अभी तक और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। नर्वसनेस इस बात को लेकर है कि किसी को नहीं पता कि उसकी नई जिम्मेदारी क्या होगी और नया कामकाज करने का ढर्रा क्या होगा। कदम, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस चीज को लेकर जो अनिश्चितता कहीं ना कहीं है उसको लेकर नर्वसनेस है। यहाँ पर योगेंद्र नारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो अभी स्थिति आप देख रहे हैं, क्या एक ओवरहॉलिंग की स्थिति है, रिवर्स ओवरहॉलिंग और ओवरहॉलिंग दोनों हो रहा है ब्यूरोक्रेसी में? देखिए, जो 2 बातें अभी सामने आई हैं, एक तो अभी जो तबादलों की बात हुई है जी, इस समय तो उचित नहीं था तबादले करना, किसी भी और मंत्रालय में नहीं हुए, इसी मंत्रालय में क्यों हो रहे हैं।
और ये इंतज़ार किया जा सकता था एक और हफ्ते जब तक कि नई सरकार आती। तो ये उचित नहीं है, ना अधिकारियों के लिए उचित होगा, और जिन्होंने ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने तबादले किए हैं वो भी एक दूसरे नज़रिए से देखे जाएंगे। दूसरी ओर जहाँ तक प्रशासन का एक ढांचा बदलने की बात है, मैं इससे सहमत हूँ कि जिस तरह एक परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र में आया है, इसी तरह एक परिवर्तन प्रशासनिक क्षेत्र में भी आना चाहिए। बिल्कुल मूल परिवर्तन आने चाहिए। और अगर जैसे मोदी साहब ने की बात कहा जाता है कि गुजरात में जो इन्होंने एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स लेकर काम किया, ये बात केंद्रीय सरकार में भी आनी चाहिए कि कुछ लक्ष्य रखकर, कुछ उद्देश्य रखकर आप चाहे ग्रुपिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स करें, मिनिस्ट्रीज करें, और एक नेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो आप चाहते हैं कि प्राप्त किए जाएं, उनको देखते हुए आप पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा अगर बदल दें तो कोई ख़राबी नहीं है, अच्छा होगा। क्योंकि अब हम उस स्टेज में हैं डेवलपमेंट के कि अब हमें बड़े डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो। एक बड़े वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और उसके अनुसार पूरी प्रशासनिक मशीनरी को परिवर्तित करना चाहिए। लेकिन विवेक काटजू जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पर योगेंद्र नारायण जी बोल रहे हैं, तो इससे क्या एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं बनती पूरे ब्यूरोक्रेसी में कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को फ्री हैंड दिया जाएगा, सलाह ली जा रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, क्या ये एक जिसको कहते हैं जिटरी फील कराने वाली स्थिति है, या ऐसा होना ही चाहिए, आप भी मानते हैं? नहीं, देखिए, पहली चीज तो पहले प्रश्न पे मुझे लगता है कि हमारी परंपरा यही रही है, प्रशासनिक परंपरा, कि जब भी सरकार बदलती है तो कोई भी नियुक्ति नहीं होती है और कोई भी तबादला नहीं होता। तो इसलिए ये जो हुआ है ये बहुत ही असाधारण है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दूसरी, मुझे लगता है कि रिस्ट्रक्चरिंग तो करनी ही सरकार की, अब बहुत पहले से करनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा मंत्रालय बन गए हैं, अब उन कईयों को मिलाना है। उसके साथ साथ कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन की जरूरत है। एक मॉडर्नाइजेशन लाना है, एक आधुनिकीकरण करना है इसका। अभी भी एक जो पहले कॉलोनियल मेंटालिटी थी, फाइलें घूम रही हैं एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, महीनों तक अफसरों के पास पड़ी हैं, उस सब को अब खत्म करना है। और कमिटीज मुझे लगता है बनानी पड़ेंगी विभिन्न स्तरों पर कि कार्य हो और जल्दी हो, समझ बूझ के हो, और लोगों को ये लगे कि जैसे एक अगर आप उदाहरण में दूं, फाइनेंस वाले होते हैं, हाँ। आपने मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेजते हैं, वहां से जवाब आ जाता है नहीं। इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, पैसा और खर्च होता है। उनकी कभी जवाब तलबी नहीं होती कि ये आपने जो भी मामले उठाए हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। महीनों तक, कभी कभी तो सालों तक यही फाइलें घूमती रहती हैं, विचार होता रहता है वित्त मंत्रालय के साथ। तो अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि अगर आप फाइनेंस वाले जो मुद्दे उठा रहे हैं वो कितने वाजिब हैं, या कितनों में बस फाइलें वो घुमाई रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। यानी कि विनोद शर्मा जी, अगर इसको इस तरह से देखें तो एक जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात बार बार कही जा रही थी, उसको रिवर्स करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं, या फिर एक राजनीति के तौर पर जो हुआ है? मैं विवेक जी से एग्री करता हूं कि ये जाती हुई सरकार को ये फेरबदल नहीं करने चाहिए। तो उस पर तो बहस की गुंजाइश है नहीं, उस पर शायद इस पैनल पे एक राय है। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि इसको फेरबदल नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं कुछ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उन डेवलपमेंट्स पे जिसके चलते जो इस देश की जो अफसरशाही है, या लोकतंत्र, जो अफसरशाही तो कहना नहीं चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स शाह नहीं हो सकते, वो तो सर्वेंट्स ही हो सकते हैं, और उनको वैसे ही होना चाहिए कि एक जो सिंगल डायरेक्टिव का एब्रोगेशन है और एक जो लोकपाल का गठन है,
उसके चलते मैं समझता हूँ कि इस देश के जो शरीफ सिविल सर्वेंट्स भी हैं उनके हौसले बहुत हद तक पस्त हुए हैं। क्योंकि देखिए, जब फाइल बनती है तो उसका निर्माण एक सिविल सर्वेंट करता है। ठीक है। इस देश में एक पीएस अप्पू हुआ करते थे, वो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में पढ़ाया करते थे, जहाँ पर हमारे नए नवीले ब्यूरोक्रेट बन के निकलते हैं जहाँ से। तो वो कहते थे कि हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है, हमारी इंडियन ऑटोमेटिक सर्विस है। वो ऑटोमेटिक इसलिए है कि जब राजनीतिक विघटन भी होता है, जब एक फर्मेंट होती है इस देश में, पॉलिटिकल फर्मेंट होती है, उस वक्त भी हमारे देश का तंत्र चलता रहता है। और वो ये जो हमारी सिविल सर्विस है वो इंडियन टैलेंट की क्रीम है। हमको इस बात को जताना बहुत जरूरी है। हाँ, उसमें कुछ ब्लैक शीप हो सकते हैं, लेकिन तमाम समुदाय को एक ब्रश से आप नहीं पेंट करेंगे। और मैं समझता हूँ आपको लगता है कि यूपीए 2 में ये हुआ है? देखिए, यूपीए 2 छोड़ दीजिए, जो हमारा जो इस देश में पिछले 4-5 2-3 बरस में जो एक माहौल क्रिएट हुआ है, उसमें ये सब जवाबदेह बना दिए गए हैं। पॉलिटिशियंस जवाबदेह नहीं है। सिविल सर्वेंट्स को प्रिज्यूम्ड सस्पेक्ट बना दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नहीं, लेकिन नहीं, आपके कहने का मतलब है कि ब्यूरोक्रेट्स को जवाबदेह बनाया गया है, लेकिन पॉलिटिशियंस को नहीं बनाया गया। देखिए पॉलिटिशियंस तो जवाबदेह होंगे ही, वो अकाउंटेबल हैं। वो जब पार्लियामेंट में खड़े होंगे तो उनको विपक्ष पूछेगा। लेकिन एक जो बैठा हुआ है जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी हमारे देश की उतनी ही मेरिट के टर्म्स में धरोहर है। और अगर वो फाइल पे लिख के कुछ आगे मंत्री को भेज रहा है और अगर उसकी लिखी हुई टिप्पणी पर आप शक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको राइट टू क्लैरिफिकेशन भी नहीं होगा, राइट टू बी हर्ड भी नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी त्रासदी तो है ही नहीं कोई। आप सिस्टम को जर्जर करना चाहते हैं कि सिस्टम को एनर्जाइज करना चाहते हैं? नहीं, फिर इस पे बड़ी बहस की जरूरत है। एक नई सरकार आई है, ठीक है। इसमें बड़ी बहस की आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं विनोद जी से कई बार सहमत नहीं होता हूँ, लेकिन इस बार मैं पूर्ण सहमत हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो अभी तक सिस्टम था उसमें ये नहीं था कि सीनियर सिविल सर्वेंट जो है वो अकाउंटेबल नहीं है, वो जवाबदेह होते थे। लेकिन एक प्रक्रिया इस तरह की थी कि अगर सीबीआई या जो भी एजेंसी हो उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाना चाहती थी, इन्वेस्टिगेशन चलाना चाहती थी, तो सरकार के लोग बैठ के देखते थे कि इसमें दोनों पक्ष को देख लें और उसके बाद इजाजत दें। इसके माने ये नहीं कि भ्रष्ट सिविल सर्वेंट जो हैं या अफसर जो हैं उनको किसी भी तरह का संरक्षण मिले, ये नहीं। लेकिन अगर सिविल सर्वेंट को ये लगे कि वो अगर लिखेगा कुछ चीज, टिप्पणी करेगा, कोई निर्णय लेगा, बोनाफाइडी निर्णय लेगा और उस पर 5 साल बाद या 10 साल बाद प्रश्न होने लगेंगे तो वो बहुत घबराए। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ और भी नजर आ रहा है। मैं पासवान जी के एक छोटी सी बात, शिशिर से एक चीज पूछना चाहती हूँ। पासवान जी के पास, उसके पास बाद आऊंगी, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगी। शिशिर, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आरटीआई का जो मसला है और जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात हम बार बार करते रहे हैं, वो चीज यहाँ पर सामने आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर यह फीलिंग है कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो 5 साल में एक बार अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है वो बार बार अकाउंटेबल होता है और हर एक को उसको जवाब देना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मामले हुए हैं और जिस तरह से पीएम तक पर उंगलियां उठी हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निकलकर वहां आ रही हैं। बार बार यही बात कही गई कि फाइल के पीछे मंत्री छुप जाता है और अफसर बेचारा पकड़ा जाता है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, और खासतौर पे सेक्रेटरी की परेशानी होती है कि साल 2 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद यदि उसके पीछे सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लग जाएं, उस समय में उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो इन सारी चीजों से जो है वो जूझ सके। तो इसलिए एक मजाक में ये भी मुद्दा चलने लगा कि क्यों ना इन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लाया जाए, जो इस तरह के मामले में अगर फंसते हैं तो उनको उस इंश्योरेंस पॉलिसी से मदद मिला। हालांकि भले एक मजाक चला हो, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है। तो कहीं ना कहीं
अभी तक की जो परेशानी रही है कि एक राजनेता बच जाता है और एक अफसर फंस जाता है। अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे तो हो सकता है कि अफसरों के अंदर काम करने की ललक जगेगी। और मुझे जैसा जो बीजेपी के नेताओं से जो कुछ भी मैंने आर्थिक मुद्दों पर बातचीत की है, उन सभी ने यह संकेत दिया है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन पॉलिटिकल सिस्टम में भी लाने की बात की जाएगी, जिससे कि फैसला लेने में कोई हिचक ना हो।